नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम 2022 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर जो होने हैं उनके लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान देख रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले हमने बाल विकास देखा। बाल विकास के बाद 7 से 8 क्लासों के अंदर अधिगम के बारे में देखा। आज हम लेकर आए हैं मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अधिगम से रिलेटेड टॉप 85 क्वेश्चन। दोस्तों 85 टॉप क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही, दोनों एग्जाम रीट और शिक्षक सेकंड ग्रेड भर्ती है, इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन है ना, ये 85 के 85 क्वेश्चन राजस्थान की किसी ना किसी शिक्षक भर्ती के अंदर पूछे जरूर गए हैं मित्रों, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज आपसे आशा रखता हूं कि जो भी साथी क्लास पर आया है वो अपने मित्रों के पास इस क्लास की लिंक को शेयर जरूर करेगा। अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम कहां से आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। लेविन का, कोर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, उसकी मुख्य अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है? विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स और कर्षण और तलरूप। विभेदीकरण, विभेदीकरण मित्रों ये लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है उसकी अवधारणा नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों है जो उसकी मुख्य अवधारणाएं हैं। तो ए ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक, क्या है अधिक? व्यवहारगत परिवर्तन है। ए ऑप्शन आपका सही हो गया है। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक व्यवहारगत परिवर्तन है मित्रों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है? पावलोव, थोर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पूछा क्या है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, तो बताइए मित्रों कौन है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक? अच्छी तरह बताया था मैंने, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है पावलोव। दोस्तों पावलोव है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक। अन्य नाम भी है इसके, बहुत नाम है मित्रों, सभी नाम आपको मैंने एक एक नाम बताया था कि आपको याद रखना है। अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन, उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत, एस अनुबंधन सिद्धांत, ये सभी के सभी है जो आपके संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के ही उपनाम है और इसके जो प्रतिपादक है वो है पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है? प्रभावशाली अधिगम के आयाम, संकेत अधिगम है मित्रों, संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम भी है, श्रृंखला अधिगम भी है। मतलब प्रभावशाली अधिगम के ये तीनों के तीनों आयाम है। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन देखिए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आदतें, ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है या अधिगम है मित्रों? यह कथन जिसका है वह है, किसका है मित्रों? आदतें, ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है। किसका कथन है? किंग्सले का है, गेट्स का है, क्रो एंड क्रो का है या क्रोनबेक का है? यह कथन है आपके क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सही है आपका। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का रूपांतरण। दोस्तों बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। शेयर कर दें, लाइक कर दें जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को,
बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? सीखने की जो प्रक्रिया उसका परिणाम कौन सा नहीं है इनमें से? अभिवर्ती, संकल्पना, ज्ञान और परिपक्वता। अभिवर्ती, संकल्पना और ज्ञान ये सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है, जबकि परिपक्वता ये आपका सीखने की जो प्रक्रिया उसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है किससे? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदेयिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन के माध्यम से मित्रों। किनके माध्यम से? पारंपरिक अनुकूलन के माध्यम से। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं। इसको क्या कहते हैं? देखिए मित्रों, क्या कहा है? सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं। इसको कहते हैं निगमन अधिगम। मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अभी बता रहा हूं, 1 नंबर का सवाल है, इसलिए ध्यान से इसको क्या कर लें, याद कर लें। ए ऑप्शन आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह कथन की, देखिए ये कथन वाले सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को यह अंकित कर रहा है मित्रों? हल्का प्रबलन का सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत या स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत? किसको कर रहा है ये? गुथरी का प्रतिस्थापन। दोबारा हो रहा है, एक प्रतिक्रिया है वो क्रियाशील है, वो दोबारा होगी तो प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की क्षमता उस उत्तेजक में होगी, मतलब गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, उसको ये क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निर्मितिवाद सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? पहला, शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, यह तो सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, यह भी सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्या सही है ये बात? देखिए, निर्मितिवाद सीखने के सिद्धांतों के बारे में है तो वहां पर यह गलत है। सीखना एक सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य के अनुसार अधिगम का एक प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम या अभिवर्त्यात्मक अधिगम? कल्पनाशील अधिगम ये आपका प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है मित्रों। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, क्या है मित्रों? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। तो देखिए यहां पे सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सर्जन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या जीवन पर्यंत, जब जन्म लेता है और जब तक जीवन है तब तक अधिगम चलता रहता है, जीवन पर्यंत। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है ये? मानसिक से शारीरिक है, शारीरिक से शारीरिक है, या मानसिक से मानसिक है, या शारीरिक से मानसिक है?
पढ़े सीखें मतलब मानसिक प्रयोग किया है, फिर गुणा भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, मानसिक से मानसिक स्थानांतरण वो इसका कर रहा है मित्रों, मानसिक से मानसिक स्थानांतरण इसका ये कर रहा है। ऑप्शन देखिए आपका यहां पे सी ऑप्शन सही रहेगा। पढ़े सीखना मानसिक प्रक्रिया और उसका स्थानांतरण कर रहा है गुणा भाग में, तो यह भी एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, प्यास एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है, सुरक्षा प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, भूख एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, तो उदाहरण कौन सा नहीं है आपका, प्रतिष्ठा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास और पुनर्बलन। अब पूछा इनमें से कि अधिगम की आधारभूत शर्त संलग्नता है, प्रतिपादन नहीं है, अभ्यास है और पुनर्बलन है, तो कौन सी है जो आधारभूत शर्त नहीं है? यहां पे बी वाली, केवल बी, केवल एक, केवल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी है मित्रों? पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो 4 है उनमें से वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक यह है कि वो कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो वस्तु अस्तित्व में है? इस अवस्था को क्या कहा था पियाजे ने? संवेदी गामक अवस्था। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है मित्रों? बुद्धि प्रभावित करती है, व्यक्तित्व नहीं। प्रत्यक्षीकरण प्रभावित करता है, अनुभव प्रभावित करता है, मतलब व्यक्तित्व है जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा करते हैं, जब बालक है छोटे समूह के अंदर समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? छोटे समूह के अंदर मतलब निर्मितवाद की ओर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जब शिक्षक के द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विशेष संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? लघु यानी छोटे समूह बनाया गया, विशेष संबंधी समस्याएं उनको दी गई है। तो यहां पर क्या था, पहला जो हमने क्वेश्चन देखा था छोटे समूह में जो है समस्याओं पर चर्चा बालक कर रहे थे, और यहां पर भी लघु और छोटे समूह बनाए जा रहे हैं, सेम ही चीज है। किस उपागम की ओर? निर्मितवाद उपागम की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय शिक्षार्थियों को त्रुटियां की ओर संकेत करती है। प्राय शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं किस ओर संकेत करती है? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति की ओर। शिक्षार्थी अगर त्रुटियां करते हैं तो वो संकेत करती है सीखने की जो अनुपस्थिति है उसकी ओर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट 23 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों में ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? ज्ञान के साथ, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है मित्रों। ज्ञान के सहसंबंध व अंतरण को बढ़ावा मिलता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा कराना, समूह की परियोजना बनाना, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? समूह चर्चा, समूह परियोजना और खुद की भूमिका निर्वाह किस आयाम की ओर संकेत कर रहा है? ये सामाजिक गतिविधि के रूप में, अधिगम के रूप में। ए ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 25, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो। यह उपागम है आपका, कौन सा है? देखिए, छात्र समूह में चर्चा कर रहे हैं, मतलब निर्मितवाद उपागम की ओर यह आपका है जो जानकारी दे रहा है। ये कौन सा उपागम है? निर्मितवाद उपागम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किसने कहा था कि सीखने का मतलब खुद के ज्ञान का निर्माण करना है? किसने कहा था इनमें से? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था ऐसा। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। आगे देखिए, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? अभ्यास है, संयोग है, परिपक्वता है या अधिक प्रयास है? कुछ वर्षों के बाद बच्चा परिपक्व हुआ है, मतलब क्या है? परिपक्वता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि? सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, पहला ए ऑप्शन देखिए, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, कोई सही बात नहीं है ये तो। दूसरा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, बी ऑप्शन सही है। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि जो वास्तविक दुनिया के उदाहरण है उनको हम कक्षा में लागू करते हैं और शिक्षक है उस प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करे दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं माननी चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, किस कथन को? अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया गलत। दूसरा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, इसको कभी नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए कि जो शैक्षिक यानी स्कूल ही है, कॉलेज ही है जो एकमात्र सीखने के स्थान है, क्योंकि जन्म लेते हैं जब तक हम स्कूल नहीं जाते, जो संस्थान है वहां नहीं जाते हैं शैक्षिक संस्थान, तब तक भी हम कुछ ना कुछ सीखते जरूर है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसको क्या कहा जाता है? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। समझकर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है मित्रों, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं मित्रों? वाइगोत्स्की देते हैं सामाजिक पर, सामाजिक डी देखिए, सामाजिक कारक पर बल देते हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, बैठने की उचित व्यवस्था, ये तो नहीं है। शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, यह शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है आपका। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा है? अनुभाविक, सही है, अनुभाविक क्षेत्र है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? पहला, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगर कोई बालक किसी कार्य से ऊब रहा है मतलब कार्य यांत्रिक रूप से हो रहा है और बार बार हो रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है। क्या होता है?
उच्च नैतिक विकास मित्रों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि आपकी कक्षा का जो बच्चा है वो सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित होगा मित्रों? सी को डी, डी को सी, मतलब डिसलेक्सिया से वो पीड़ित है। किससे है? डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखने से संबंधित तथ्य इनमें से कौन से नहीं है मित्रों? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो सही है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये गलत है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ये भी सही है। और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है तथ्य सीखने के बारे में? बी वाला, सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है मित्रों? किसने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है मित्रों? या सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ऐसा कहा था आपके स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। ऑप्शन देखिए कौन सा आपका, यहां पे आपका है सी वाला, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से। किससे होता है सामाजिक अधिगम? संपर्क से प्रारंभ होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण मानसिक मंदता नहीं, डिसलेक्सिया, यह है मित्रों। मानसिक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण डिसलेक्सिया है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्यवहारवादी विचारक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इनमें से वाटसन, कोहलर, पियाजे और ब्रूनर। वाटसन आपके क्या थे? व्यवहारवादी थे मित्रों, ए ऑप्शन सही रहेगा। पियाजे, ब्रूनर, कोहलर गेस्टाल्टवादी थे ये मित्रों। नेक्स्ट, यानी संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहां पर? खेल के मैदान में, विद्यालय या कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की मित्रों, तो यह हो सकता है विद्यालय या कक्षा के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है, किससे संबंध है मित्रों इसका? व्यवहारवादी से। किससे? व्यवहारवादी से। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की ओर। वाटसन के अनुसार शेषवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होता है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए मित्र? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया द्वारा सीखना। यह दमन की बात कहां आ गई? यह नहीं होनी चाहिए शेषवावस्था के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं मित्रों? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण मित्रों। गेंदबाजी कौशल को तो विकसित कर लिया है लेकिन बल्लेबाजी कौशल जीरो है उसका। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 46, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की जो प्रथम अवस्था है उसमें सीखने की गति तेज होती है, तीव्र होती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है क्या है मित्रों? शून्य, लंबवत, ऋणात्मक या धनात्मक? साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख लेता है, कारण धनात्मक स्थानांतरण है ये। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत कर रहा है? यह किस ओर संकेत कर रहा है मित्रों? यह संकेत कर रहा है सीखने के आंकलन। क्या क्या बच्चों ने भ्रमण के दौरान सीखा
उसका आकलन वापस आकर कर रही है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान, प्रोत्साहन या इनमें से सभी? क्या करना चाहिए? कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान और प्रोत्साहन, ये तीनों कार्य करने चाहिए। डी, इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित, चुटकुले सुनाने, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, सीखने की परिस्थितियां कक्षा में उत्पन्न करनी चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। पहला ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या विटामिन देकर, क्या विदेश भेजकर आप जो सीखने या अधिगम की वृद्धि है उस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रोत्साहन देकर वृद्धि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब? अधिगम सर्वोत्तम कब होगा मित्रों? जब अभिप्रेरणा होगी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? कौन सा है? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट 55 नंबर देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? किसको? आंशिक क्रिया के नियम को, तत्परता के नियम को, अभ्यास के नियम को या प्रलोभन के नियम को? क्या आप शिक्षक होने के नाते प्रलोभन का नियम अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में यह कथन किससे संबंधित है मित्रों? बताई थी मैंने यह परिभाषा। यह कथन किसका है? एक स्थिति में प्राप्त ज्ञान या अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी स्थिति में स्थानांतरण पर चर्चा स्थानांतरण है। यह कहा था सोरेनसन ने। किसने कहा था? सोरेनसन। यहां सोरसन लिखा हुआ, सोरेनसन भी है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित होता है मित्रों? डिस्लेक्सिया पठन विकृति या पठन विकार, पठन विकार को कहा जाता है डिस्लेक्सिया मित्रों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया है। यह एलेक्सिया क्या होता है? सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है, सीखने की अक्षमता को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांक देती है। क्या है मित्रों ये उदाहरण? किशोर संकेत कर रहा है ये उदाहरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किशोर संकेत कर रहा है श्रृंखलागत अधिगम की ओर मित्रों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है? पहला देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। यह अधिगम को कुछ देखकर सीखा आपने, तो यह आपके अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है मित्र? पहली, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, यही कमी पाई जाती है अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह किसकी परिभाषा है मित्रों? ब्रनास्ट, ईएपिल, गेट्सवे की यह परिभाषा है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? इच्छा शक्ति करती है, उचित वातावरण करता है, परिपक्वता करती है, थकान अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करती है मित्रों। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64,
अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। पहला, उसे सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हो, ऐसा नहीं। बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, ऐसा भी गलत। उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय भी नहीं मिले, ये कार्य करना चाहिए एक अध्यापक को। एक अधिगमकर्ता है, उसमें क्रोध बढ़ रहा है तो उसको अधिक काम दे जिसे क्रोध करने का उसको समय नहीं मिलेगा, तो अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक बताइए मित्रों। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, संचार के साधन, संवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता व आयु। यह है मित्रों परिपक्वता और आयु, यह व्यक्तिगत कारक है मित्रों। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 66, यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक है, सहायक हो तो वह है कैसा? स्थानांतरण है। सहायता हो रही है, गणित का ज्ञान भौतिकी में सहायता दे रहा है, मतलब पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक स्थानांतरण है ये। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम कहते हैं, प्रक्रम को हम क्या कहते हैं मित्रों? अधिगम कहते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत, सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 69, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम? अभ्यास का नियम। कोई भी चीज है जिसमें अधिगम बढ़ाना है, याद करना है, तो उसको एक बार की जगह आप 5 बार कीजिए, अपने आप वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। नेक्स्ट, तत्परता का नियम किसने दिया मित्रों? तत्परता का नियम किसने दिया था? थोरनडाइक ने। थोरनडाइक ने दिए थे ना सीखने के नियम, 3 मुख्य 5 गौण नियम दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मनोवैज्ञानिक थोरनडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा था? किस आधार पर बांटा था? बताया था मैंने। थोरनडाइक ने चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा, व्यक्ति को बांटा था दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद? प्रयास और त्रुटि में प्रयास करोगे तो त्रुटि होगी, इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है। यह किस नियम से संबंधित है मित्रों? किस नियम से संबंधित है? जो अतीत में उसने अतीत की समान जो परिस्थितियों के अंदर जो अनुक्रियाएं की, वही नई परिस्थिति के समय अनुक्रियाएं कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। सादृश्यता नियम है मित्रों, यह सीखने का सादृश्यता नियम। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन दीजिए, कौन सा नियम कहता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया पहले और जो पुनर्बलन है, जो आपका अभिप्रेरण है, वो बाद में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से क्या निहितार्थ है मित्रों? क्या निहितार्थ है? पहला, विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, अभिकर्मित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, क्या कहा है? अभिकर्मित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट, अधिगम अंतर्निष्ठ विधि
शीर्षक दिया गया है किस कमीशन के द्वारा? किसके द्वारा? डेलार्स कमीशन के द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 79, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहां दिए गए। अंकित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं खा रहा है। पहला है व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथ्री, सही है पहला। दूसरा है गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के अंदर बुल्प एवं दूसरी गेस्टाल्ट तो तीसरी है, दूसरी है फैकल्टी मनोविज्ञान, बुल्प एवं रीड, ये दोनों सही है। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान थोरनडाइक ने नहीं, थोरनडाइक तो व्यवहारवादी थे, सी ऑप्शन गलत है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान वाला गलत है। पुनर्बलन हलवे स्किनर, ये भी आपका सही है मित्रों। तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, नीचे अधिगम के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए। अंकित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है मित्रों। पहला, अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, बुल्प एवं रीड। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत पहला ही आपका यहां पे क्या हो गया है मित्रों? गलत हो गया है। पहला ही क्या हो गया है? अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या सही है मित्रों? ये अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है मित्रों। पहला ही आपका क्या है? यहां पे गलत है दोस्तों। आगे चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, थोरनडाई के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। क्या महत्व नहीं है मित्रों? रुचियों में वृद्धि है, स्वयंगु पर नियंत्रण है, अपराधी बालकों का उपचार है, स्मरण शक्ति में कमी, ये नहीं है मित्रों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था थोरनडाइक ने। सीखने के नियमों का प्रतिपादन थोरनडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83, हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है मित्रों? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे मित्रों? कोहलर थे मित्रों। कोहलर कोपका ने किया था। बी ऑप्शन सही रहेगा। वर्धीमर ने जो ये सिद्धांत है इसके बारे में बताया, जबकि प्रयोग है वो कोहलर ने किया था। नेक्स्ट, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक, समग्रता का जो सिद्धांत है इसका प्रवर्तक कौन है मित्रों? क्रो यानी क्रो एंड क्रो। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों ये थे हमारे अधिगम से रिलेटेड 85 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करेंगे पहले क्लास के एक बार छोड़ने से पहले कैसे लगे आपको ये पर्सन। और जिन मित्रों ने आज इस क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और जो भी मेरे नए साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।